आज की वीडियो में जुवेनाइल जस्टिस के लास्ट एपिसोड 10 को एक्सप्लेन किया गया है। न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और सपोर्ट कीजिए। तो आगे इसमें दिखाते हैं कि जज ना के पास कोर्ट से ऑर्डर आता है जिसमें युनसुप के हुआंग केस के बारे में लिखा हुआ था। फिर वो उसी केस का रिकॉर्ड देखती है जिसमें 5 साल पहले उसने हुआंग और दो ह्योन की सुनवाई की थी। वो ये जान जाती है कि युनसुप उसी बच्चे की मां है जिसके केस में उसने सुनवाई की थी। जजना युनसुप से कहती है कि उसने ये केस जानबूझकर उससे रीअसाइन कराया और उसे भी यही लग रहा था कि युनसुप ने अपने मरे हुए बेटे का बदला लेने के लिए हुआंग का केस जानबूझकर उससे रीअसाइन कराया था। युनसुप उनसे कहती है कि उसने ये केस सिर्फ इसलिए लिया था ताकि वो हुआंग को ये एहसास दिला सके कि जो उसने किया है उसके लिए कोर्ट उसको सख्त सजा सुना सकता है और वो हर बार क्राइम करने के बाद ऐसे ही बच जाता है। जज ना के एक फैसले ने उन्हें इस बात का एहसास ही नहीं होने दिया था कि उन्होंने कितना बड़ा क्राइम किया था। बेशक उन दोनों की उम्र उस वक्त 11 साल थी, लेकिन उनको सजा जरूर मिलनी चाहिए थी। केस जल्दी ख़त्म करने के चक्कर में जज ना ने उनके केस को सिर्फ 3 मिनट में ख़त्म कर दिया था, लेकिन उन दोनों को इस बात का एहसास किसी ने भी नहीं दिलाया कि उन्होंने जो ईंट अपने मज़े के चक्कर में फेंकी थी उससे एक फैमिली बर्बाद हो गई थी। उन दोनों बच्चों ने जिंदगी भर का दुख उन्हें दे दिया था और उन्हें एहसास दिलाना एक कोर्ट की ही जिम्मेदारी होती है। अब क्योंकि युनसुप ने ये केस जानबूझकर अपने हाथों में लिया था, जबकि उसे मालूम था कि अगर विक्टिम उनकी लाइफ से किसी भी तरह जुड़ा हुआ होता है तो वो उनका केस नहीं लड़ सकते, इसलिए युनसुप के ऊपर जल्दी ही अनुशासन समिति बिठाई जाएगी और अब वो इस केस की इंचार्ज भी नहीं होती। इसके बाद युनसुप से मिलने सोना आती है। वो उन्हें बताती है कि हुआंग उससे ऑनलाइन मिला था और उसने बताया था कि वो एक स्टूडेंट है। उसने सोना को कभी शक नहीं होने दिया कि उसने क्राइम भी कर रखे हैं। वो हमेशा उससे प्यार से ही बातें किया करता था। एक दिन सोना की अपनी फ्रेंड से लड़ाई होने की वजह से वो बहुत दुखी थी, इसलिए हुआंग ने सोना को मिलके बात करने के लिए बुलाया था, लेकिन उसे नहीं मालूम था कि वही उसके साथ ये सब करने वाला था। युनसुप ताइजू से कहती है कि ये केस ऐसे ही बंद नहीं होना चाहिए, क्योंकि जितने गलत में 5 साल पहले थे उससे ज़्यादा खतरनाक में अब हो चुके हैं, इसलिए वो बस यही चाहती है कि इस केस में सही सुनवाई हो। ताइजू युनसुप से कहता है कि उसने हारिन नाम की लड़की के केस की सुनवाई की थी। जब उसके टेस्ट हुए थे तब पता चला था कि वो प्रेग्नेंट है। हारिन ने ताइजू को बताया था कि वो भी उन्हीं गैंग का हिस्सा थी जिनके ऊपर गैंग रेप का केस चल रहा है और उसके साथ ये सब दा ह्योन ने किया था, वही उसी गैंग का लीडर होता है। वे चारों वेश्यावृत्ति का धंधा करने के नाम से जाने जाते हैं। उनके गैंग की लड़की अमीर आदमियों को फंसाया करती थी और वे चारों उसी होटल में पहुंच के उन अमीर आदमियों की वीडियो लड़की के साथ बना लिया करते थे, जिससे वे उन्हें ब्लैकमेल करके बहुत पैसा कमाया करते थे। लेकिन दा ह्योन ने कभी उन लड़कियों को उनके हिस्से के पैसे नहीं दिए, इसी वजह से हारिन ने उनके ग्रुप को छोड़ दिया था। ये सब जानने के बाद युनसुप खुद दा ह्योन के बारे में पता करने मॉडल में जाती है और उन सभी लड़कियों से भी मिलती है जिनके साथ उन्होंने ज़बरदस्ती की थी या फिर वे अपनी मर्जी से उनके ग्रुप में शामिल हुई थी। एक होटल की फुटेज में युनसुप उन चारों को देखती है और उसमें दो ह्योन भी होता है। लड़कियों ने कभी हुआंग के बारे में इतना नहीं सुना था, वे बस दा ह्योन को ही जानती थी। फिर वो दा ह्योन की गर्लफ्रेंड से भी मिलती है जो कि अभी रिहैब में होती है। उसके अंदर भी दा ह्योन के लिए बहुत गुस्सा होता है। फिर युनसुप उसी जगह पर जाती है जहाँ पर दा ह्योन लड़कियों को लाकर उनकी वीडियो बनाया करता था। ये सब काम वो बहुत पुराने होटल की 2nd फ्लोर पर किया करता था। वहाँ पर कैमरे और कंप्यूटर भी थे। उन कैमरे से वे लड़कियों के रेप की वीडियो बनाया करते थे और उन वीडियोस को ऑनलाइन बेच दिया करते थे और ऐसे ही उन लड़कों ने बहुत पैसे कमाए। इस गैंग रेप केस के बाद दा ह्योन ने लड़कियों की सारी वीडियोस को अपने कंप्यूटर से डिलीट कर दिया था, इसलिए युनसुप को उसके कंप्यूटर से कुछ नहीं मिलता। तभी वहाँ पर दा ह्योन पहुँच जाता है और वो पूरा साइको होता है। वो युनसुप को मारना शुरू कर देता है। वो उससे कहती है कि तुम दोनों में से किसी एक को तो सुधरना चाहिए था, लेकिन वे दोनों ही नहीं सुधरे थे। ये बात दा ह्योन को समझ में नहीं आती कि वो उसे किस बात पर सुधरने के लिए बोल रही थी और वो उसे दोबारा मारना शुरू कर देता है, यहाँ तक कि वो उसके हाथ में चाकू भी मार देता है। तभी युनसुप उसके सर में ईंट मारती है।
और वो उस जगह पर सोना के शूज़ का दूसरा हिस्सा देखती है जो उसने कंस्ट्रक्शन साइट पर देखा था। वहाँ पर ऐसे ही बहुत सारी लड़कियों के एक शूज़ रखे हुए थे जिनका वे रेप करके वीडियो बनाया करते थे। सोना के एक शूज़ को देखकर यूसुफ को पूरा यकीन हो जाता है कि उस दिन सोना के रेप में वो भी शामिल था। जैसे ही दाहयोन एक साइको की तरह यूसुफ को मारने के लिए उसका गला दबाने लगता है, तभी वहाँ पुलिस पहुँच जाती है, लेकिन वो दाहयोन को अरेस्ट नहीं कर पाती। जख्मी हालत में भी यूसुफ जजना से मिलने ऑफिस पहुँच जाती है और वो उन्हें उस गैंग के बारे में सब कुछ बता देती है। हुआंग जिन के केस को अब जजना हैंडल कर रही थी। यूसुफ को बहुत दुख होता है कि पता नहीं अब इस केस में हुआंग जिन को उसके लिए सजा मिलेगी या नहीं। नेक्स्ट डे इस केस की सुनवाई होती है। कोर्ट में जाने से पहले जजना यूसुफ की बताई हुई बातों के बारे में बहुत सोचती है। उनकी सुनवाई में यूसुफ कोर्ट नहीं जाती, लेकिन ताइजू कोर्ट में चला जाता है और वहाँ पर दाहयोन भी होता है। उसे यहाँ पर एक गवाह के तौर पर बुलाया गया था। हुआंग जिन जजना के सामने कुछ भी कबूल नहीं करता, वो अपने बयान से पीछे नहीं हटता। उसका अब भी यही कहना होता है कि वे दोनों रेपिस्ट उसको धमकाया करते थे और वे ही उसे जबरदस्ती कंस्ट्रक्शन साइट पर लेकर गए थे। जजना उनसे इस बात का सबूत मांगती है जिसमें वे उसको धमकाया करते थे, मतलब कोई रिकॉर्डिंग या फिर टेक्स्ट मैसेज, लेकिन उनके पास ऐसा कोई भी सबूत नहीं होता। जजना उसके लॉयर से कहती है कि दोनों रेपिस्ट और हुआंग जिन के बयान में कोई भी सिमिलर बात नहीं है, मतलब उन दोनों और हुआंग जिन के बयान मैच ही नहीं कर रहे थे। दरअसल जब ताइजू उन दोनों से मिलने गया था तो उन्होंने सब कुछ बताया था और ये भी कि इस गैंग रेप में 3 नहीं बल्कि 4 लड़के शामिल थे और चौथा लड़का और कोई नहीं बल्कि दाहयोन होता है। वे दोनों ये भी कहते हैं कि दाहयोन अपने पास एक सीक्रेट फ़ोन रखता है और सारी लड़कियों की वीडियोस उस फ़ोन में भी थी। वे तीनों दाहयोन के कहने पर सब कुछ किया करते थे। अगर वे उसकी बात नहीं मानते तो दाहयोन उन्हें बहुत बुरी तरह मारता पीटता था। उन दोनों रेपिस्ट में से एक ने अपने फ़ोन का क्लाउड अकाउंट उसके सीक्रेट फ़ोन से लिंक कर दिया था ताकि आगे जाके वो उनके काम आ सके। इसलिए ताइजू को उसके फ़ोन की सारी वीडियोस और फोटोज़ मिल गए थे। उन दोनों को अपनी गलती का एहसास हो गया था कि जो उन्होंने किया वो गलत होता है। उन्हें लगता है कि अगर उनके पेरेंट्स उनके साथ में होते तो आज वे दोनों ऐसे नहीं होते जैसे वे हैं और ना ही वे दाहयोन के चक्कर में फंसते। तभी उधर कोर्ट में यूसुफ भी पहुंच जाती है। फिर जजना दाहयोन के सीक्रेट फ़ोन की वीडियोस को सबूत के रूप में दिखाती है और उसमें सोना की वीडियोस और उसके फ़ोटोज़ भी थे। उन फोटो में वे चारों लड़के होते हैं। उनके चेहरे पर एक भी सिकन नहीं होता, वे बस उसके साथ मज़े ही करने में लगे हुए थे। अब क्योंकि हुआंग जिन भी इस केस में पूरी तरह फंस जाता है तो वो भी सारा इल्ज़ाम दाहयोन के ऊपर डाल देता है कि उसने जो कुछ भी किया वो दाहयोन के कहने पर किया और वो एक नंबर का सनकी इंसान है, वो पैसों के लिए कुछ भी कर सकता है। तभी उन दोनों में मार पिटाई शुरू हो जाती है और इस केस की सुनवाई को सोना भी कंप्यूटर पर देख रही थी। सारे सबूत से ये साबित हो जाता है कि वे चारों इस रेप में शामिल थे और उन्होंने और भी लड़कियों के साथ में गलत किया था। जजना सोना से कहती है कि अगर वो कुछ कहना चाहती है तो कह सकती है। सोना उनसे कहती है कि प्लीज़ उसकी लाइफ को पहले जैसी कर दीजिए। इस हादसे के बाद सोना की फ्रेंड्स भी उससे नहीं मिलती थी क्योंकि उनके पेरेंट्स ने सोना से मिलने के लिए अपने बच्चों को मना कर दिया था। उसकी लाइफ में सब कुछ पहले ऐसा नहीं होता। विक्टिम होने के बाद भी उसके दर्द को समझने के लिए कोई तैयार ही नहीं हो रहा था। सोना की बात सुनकर जजना इस बाल अपराध केस को यहीं पर बंद कर देती है और वो इस केस को प्रोसिक्यूटर के ऑफिस में भेजने का फैसला करती है और उनके ऊपर क्रिमिनल केस भी चलाया जाएगा। इस केस की सुनवाई खत्म होने के बाद कोर्ट में जजना उन सभी से माफ़ी मांगती है जिन्हें जाने अनजाने में उन्होंने दुख पहुंचाया था और वो ये बात यूसुफ की वजह से कहती है। उन्हें ये एहसास हो गया था कि बाल अपराधियों के केस में जल्दी सुनवाई नहीं बल्कि सही सुनवाई करनी चाहिए। जजना यूसुफ से भी माफ़ी मांगती है। अगर उन्होंने 5 साल पहले सही फैसला लिया होता तो शायद आज वे दोनों ये सब नहीं करते। अगर उन दोनों को उनकी गलती का एहसास कराया जाता तो शायद वे दोनों सुधर जाते। अब वो दिन आता है जब यूसुफ के ऊपर सुप्रीम कोर्ट में अनुशासन समिति बिठाई जाती है। तभी यूसुफ वहाँ से जज ना को बाहर आते हुए देखती है। अब दिखाते हैं कि जज कांग ने जज ना को मिलने के लिए बुलाया था क्योंकि ताइजू ने उन्हें यूसुफ के बारे में सब कुछ बताया था। वे जज ना से अनुशासन समिति वाले दिन
उसके जूनियर कलीग यूसुफ का साथ देने के लिए रिक्वेस्ट करते हैं, क्योंकि उन्हें भी मालूम था कि यूसुफ किसी भी केस में सही सुनवाई करने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है, फिर चाहे उसे कोई भी नियम क्यों न तोड़ना पड़ जाए। अनुशासन समिति में यूसुफ सभी जज के सामने अपनी गलती को स्वीकार करती है और जिस तरह से वो बाल अपराधियों से पेश आती है उसको भी वो बदलने के लिए कहती है, और वो जज के तौर पर अपने सारे फैसले करने के लिए पक्षपात नहीं करेगी, लेकिन वो अब भी बाल अपराधियों से नफरत करना नहीं छोड़ेगी और उनके फैसले सुनाते समय वो वही रहेगी जो वो पहले थी और अपने आप को शांत रखेगी, और जो उसने पहले किया था वो उनसे कुछ अलग करने का फैसला करती है और अब वो अलग तरीके से बाल अपराधियों से नफरत भी करेगी। इसके बाद कोर्ट में ताइजू यूसुफ को सॉरी बोलता है कि उसने उन्हें कितना गलत समझा था, लेकिन उनके साथ काम करने के बाद ताइजू को ये एहसास हुआ था कि वे क्यों बाल अपराधियों से सख्ती के साथ में पेश आती हैं और क्यों उसने पहली मुलाकात में बाल अपराधियों से कहा था कि बाल अपराध करने वाले कभी नहीं सुधर सकते और वे इतने कम उम्र में क्राइम करने के बारे में सोच लेते हैं और क्राइम कर भी देते हैं। अब दिखाते हैं कि जब यूसुफ घर पर जाती है तो वो उन दोनों बॉक्स को खोल देती है जिसमें उसके बेटे से जुड़ी हुई यादें रखी हुई थी। वो अपने बेटे के बैग, सॉक्स, शूज, टेडी, उसकी पिक्स, उसके कपड़े, उन सबको देखकर बहुत रोती है। इसके बाद वो फ्लावर का बुके लेकर अपने बेटे के पास जाती है और आखिर में वो अपने बेटे के सारे सामान को जला के उसको अलविदा कर देती है। इसके बाद वो जज कांग ने जुवेनाइल एक्ट को सुधारने के लिए जितनी भी रिसर्च की थी यूसुफ उन्हें एक बुक में रिकॉर्ड कर देती है और वो उस बुक को पब्लिश करके जज कांग के पास भेज देती है। और अनुशासन समिति के फैसले के बाद अब यूसुफ का पहला केस होता है और उसमें अपराधी और कोई नहीं बल्कि सोंगी होता है। ये वही लड़का था जो पहले एपिसोड में दिखाया गया था। 5 गृह में रहकर भी उसके अंदर कोई बदलाव नहीं आया था। उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे अब वो किसी गैंग का हिस्सा हो और यहीं पर ये सीरीज खत्म होती है। थैंक यू।